Hello students, today our topic is cooperative societies. Students, cooperative societies को हम cooperative organizations भी बोलते हैं. तो ये जो cooperative societies या cooperative organizations होती हैं, these are the different form of business organization. Business for organization की एक different form होती है. In various other forms of business organization, we have studied that the profit is the single motive for any form of business organization, but here profit is not the main objective for cooperative society. Rather, mutual help or service motive या service to the member is the primary motive for cooperative society. Profit is the secondary motive. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं. देखो बच्चे, जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेटिव यानी कि दूसरों को क्या करना है, कोऑपरेट करना है. तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है. वॉलंटरी एसोसिएशन कहने का मेरा मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से ही एक ग्रुप बना लेते हैं टू हेल्प ईच अदर. ठीक है, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल. इस प्रिंसिपल पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइंस टुगेदर आपस में मिलकर काम करते हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वो आपस में मिलकर काम करते हैं. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसी सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एक्ट गवर्न करता है, जैसे हमने कंपनीज में पढ़ा था लाइव क्लासेस में कि कंपनीज के लिए इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो एक्ट है, उस एक्ट का नाम है बच्चे इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. ये जो एक्ट है ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करता है. अच्छा देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या एक्चुअली, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. देखो, हमारे घर में हम कंज्यूमर हैं. हमारे घर में जो सामान आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से तो नहीं आता. मैन्युफैक्चरर से वो सामान किसके पास जाता है, होलसेलर के पास. होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से हमारे पास आता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते. उसके पीछे एक बेसिक और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये होता है कि जो होलसेलर होते हैं वो होलसेल ट्रेड करते हैं, यानी कि बल्क में सामान बेचते हैं. और किसी भी कंज्यूमर की सेपरेटली या इंडिविजुअली बल्क में डिमांड हो ही नहीं सकती. भाई मेरे घर में अगर 1 किलो चावल लग रहा है तो मैं 50 किलो चावल कैसे खरीद सकता हूँ? तो होलसेलर लेकिन 50 किलो ही बेचेगा एक साथ, तो क्योंकि वो होलसेल पे ट्रेड कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, ऐसे 15-20 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे. ठीक है, कंज्यूमर्स होंगे वो सारे. तो वो कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे खरीद लेगा, जाकर मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से. ठीक, होलसेलर भी नहीं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम खरीद लेंगे. मैन्युफैक्चरर्स भी बल्क में डील करते हैं. तो जब हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो जो सामान हमें सपोज करो 80 रुपीज़ पर केजी पड़ रहा है, वो हमें वहाँ से 50 रुपीज़ पर केजी पड़ जाएगा. तो ये हमारा 30 रुपये सेविंग हो रहा है. अब जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, जो कंज्यूमर्स ने मिलकर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था, वो उस सामान को आपस में अपनी कंजप्शन या नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो उनको जो चीज़ 80 रुपये प्रति किलो पड़ रही थी वो उनको 50 रुपये प्रति किलो पड़ जाएगी. तो यही होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना. तो वैसे ही बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इसकी जो है वो हम लर्न कर लेते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हेल्प. आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपस में वो क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं. और टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट हो या सेविंग्स हो सके या बेहतर क्वालिटी के उनको गुड्स मिल सके और टाइम पर मिल सके, ये सारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स होने ज़रूरी है। 10 मेंबर्स से अगर कम होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बनाई जा सकती। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी 10। मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड नहीं है इस एक्ट में, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन इट कैन नॉट बी केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में नहीं आती। जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लीगली एग्जिस्ट करती है, इसके पास एक लीगल स्टेटस आ जाता है, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है। तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई। इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी आकर मेंबरशिप ले सकता है, कोई भी आकर हमारे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन सकता है, कोई भी जब उसका मन करे छोड़कर भी जा सकता है, ठीक है। कोई छोटा अमाउंट लगाकर मेंबर बन सकता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगाकर भी मेंबर बन सकता है, लेकिन वोटिंग राइट सबके इक्वल रहेंगे। यानी कि जिसके पास 10,000 शेयर है, ठीक है, उसके पास भी 1 वोट रहेगा, और जिसके पास सिर्फ 10 शेयर्स हैं उसके पास भी कितने वोट रहेंगे, 1 वोट। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वोटिंग स्टेटस होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। कितनी कैपिटल किसने लगाई है इसका कोई मैटर नहीं करती ये चीज़, लेकिन सबका, यानी कि 1 मैन या 1 मेंबर 1 वोट, चाहे उसके पास 1 शेयर है चाहे उसके पास 1 लाख शेयर है, सबके पास एक ही वोट रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे अमीर लोग होते हैं उनका कोई एक तरीके से वो डोमिनेट नहीं होते, दूसरों के ऊपर डिक्टेटरशिप नहीं चलाते। तो एक तो वोटिंग राइट इसमें सबका इक्वल होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कराना, इसमें मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। तो ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब इनको हम फीचर्स में डिस्कस कर लेंगे तो वही सारी चीज़ें आएंगी। वॉलंटरी एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब ये है कि मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम का कोई नहीं, वो अपनी इच्छा से आकर जो है एसोसिएट होते हैं, मिलकर काम करते हैं। वो कभी भी मेंबरशिप में आ सकते हैं, यानी कि कभी भी मेंबर बन सकते हैं और कभी भी क्विट भी कर सकते हैं, छोड़कर भी जा सकते हैं। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी नेशनलिटी तो नहीं, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन और किसी भी जेंडर या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो सारी ये डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन होती है ना, ये कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर फ्रीडम है, ठीक है। ओपन मेंबरशिप होती है, कोई कभी भी आकर मेंबर बन सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है, मिडिल, लोअर और अपर क्लास। फिर मैंने कहा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मैंने कहा है कि जैसे हमने कंपनी में पढ़ते हैं ना, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, वैसे ही यहाँ पर भी एक लॉ है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इस एक्ट के तहत किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, और जब उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है तो उसका एक अपना सेपरेट लीगल एंटिटी उसके पास आ जाती है, उसका एक अपना लीगल स्टेटस आ जाता है, अपनी खुद की पहचान उसकी हो जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगी तो वो अपने नाम पे कोई भी एसेट बेच सकती है, अपने नाम से खरीद सकती है, किसी के खिलाफ केस कर सकती है, कोई उसके खिलाफ भी केस कर सकता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी खुद की पहचान होगी। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है, मैंने कई बार ये पॉइंट आपको बताया लिमिटेड और अनलिमिटेड का। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये है कि जो मेंबर्स होंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर लायबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जितना पैसा जिसने लगाया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसकी लायबिलिटी उतनी ही है, चाहे कितना भी लॉस हो जाए। अगर मैंने 10,000 रुपये किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा रखे तो मेरी लायबिलिटी 10,000 तक की है, जो पैसे मैंने लगा दिए, अब उससे ज़्यादा मेरे से कोई कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। जब तक उन 10,000 से काम चल रहा है, ठीक है। 10,000 के बाद मेरे से नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर 10,000 में से कुछ बच जाता तो वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड कहाँ तक? जितनी मैंने कैपिटल लगाई, अप टू द एक्सटेंट द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मी। कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है? देखो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसमें एक मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी,
जैसे आपने डीएवी स्कूल का नाम सुना हो, तो डीएवी स्कूल जो है उसकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है, उसका नाम होता है डीएवी मैनेजिंग कमेटी। वैसे ही जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनमें भी मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी कौन अपॉइंट करता है? मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो अपॉइंट नहीं होती, इलेक्ट होती है। ठीक है, चुना जाता है, उनको चुना जाता है किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। यानी कि हमने वोटिंग राइट्स का पढ़ा ना अभी, तो इन वोटिंग राइट्स के थ्रू जो भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो मैनेजिंग कमेटी को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, जहां पर एक मेंबर का एक वोट होता है। वो मैनेजिंग कमेटी जो है फिर सारे डिसीजंस लेती है, वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि आपको यहाँ पर सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव इज द सेकेंडरी मोटिव, मेन मोटिव इज सर्विस मोटिव। सर्विस किसकी? अपने मेंबर्स की। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर होगा ना, सिर्फ उसी की सर्विस का हम ध्यान रखेंगे, बाहर वाले लोगों की हम सर्विस का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, हम किसका सोशल वेलफेयर देखेंगे? सिर्फ अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का। इसीलिए बनाई जाती है म्यूचुअल हेल्प के लिए। जैसे मैंने अभी कहा, किस प्रिंसिपल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेन प्रिंसिपल होता है कि ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ठीक है, तो म्यूचुअल हेल्प के लिए और सर्विस मोटिव के लिए ही हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इक्वल वोटिंग राइट्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इक्वल वोटिंग राइट्स होता है चाहे किसी के पास कितने भी शेयर हो, किसी ने कितना भी पैसा लगाया हो। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स। अब फीचर्स में से कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी, कुछ थोड़ी गड़बड़ है, जिनको हम मेरिट्स और डीमेरिट्स में ले जाएंगे। देखो, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, सही बात है ना कि भाई चाहे किसी ने 1 करोड़ रुपए कमेटी में लगाया हुआ है, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, चाहे किसी ने 1 लाख लगाया, चाहे किसी ने 10,000 लगाया, सबके इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर जब सबके इक्वल वोटिंग राइट्स है तो ज़्यादा पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि वोटिंग राइट तो सबका इक्वल है, बट जब कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया होगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन वोटिंग के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक शेयर से भी एक वोट है और 50,000 शेयर से भी एक वोट है, तो इसी को हम बोलते हैं वोटिंग राइट्स में इक्वलिटी होना। ठीक है, तो इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं तो मेरी 10,000 तक की लायबिलिटी, उससे ज़्यादा नहीं है। मेरे पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं पहुंचेगी, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि लीगल स्टेटस है, सारे मेंबर्स छोड़कर भी चले जाएं तब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। किसी मेंबर के आने जाने से या उसकी डेथ हो जाने से या इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड होने से जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा नहीं आता, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन और क्रिएटेड बाय दिस लॉ। कोई किसी पर्सन ने नहीं बनाया, एक लॉ ने उसको बनाया क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, ये समझने वाला पॉइंट है। इकोनॉमिकल का वर्ड जो मतलब होता है वो कॉस्ट से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है लेस कॉस्ट, कम खर्चे पर काम करना। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर काम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है वो मेंबर खुद ही कर लेते हैं, किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं करते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जब भी रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल खरीदती हैं तो ये लोएस्ट प्राइस पर खरीदने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये बल्क में सामान खरीदते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। दूसरा, ये जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, या जो भी बोनस होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें? मेंबर्स में, उनकी परचेजिंग पर या उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अफोर्ड नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर सकती टू पे हायर सैलरीज टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक्सपर्ट लोगों को, जो बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको ये अपॉइंट करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतने अमीर लोग तो होते नहीं हैं। गरीब लोग मिलकर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अगर वो इतने अमीर होते तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाते?
अगर वो मैनेजर को अपॉइंट करना अफोर्ड कर पाते तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते ही नहीं, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी नाजुक है, इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है, कम पैसे में काम करने वाली बात होती है। कम पैसे में इसलिए काम हो जाता है क्योंकि मेंबर्स सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है कोशिश करते हैं खुद ही कर ले, किसी बाहर के व्यक्ति से ना करवाएं। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई खरीदते हैं ना, रॉ मटेरियल वगैरह या कोई भी मटेरियल हम परचेज करते हैं तो बल्क में करते हैं तो हमें एक फ़ायदा मिल जाता है कि वही चीज़ हमें कम पैसों पर मिल जाएगी। दूसरा, हमारे जितने भी मिडल मैन बिचौलिए होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म। वो प्रॉफिट अब किसको मिलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इसलिए भी यहाँ पर खर्चा कम होता है। इजीटिव फॉर्म है। इजीटिव फॉर्म मतलब कोई भी 10 मेंबर मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। किसके अंदर? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। और इसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है इसको फॉर्म करवाना। ठीक है। दूसरा, इसमें मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है इसको फॉर्म करवाना। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट उनको टैक्स में छूट देती है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ वगैरह है, गवर्नमेंट उनको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवा देती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देती है। ठीक है। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक भी इसके ऊपर पड़ता है कि जब गवर्नमेंट इतना सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कर रही है तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, फिर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करना होता है। तो गवर्नमेंट का थोड़ा ना कंट्रोल आ जाता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट में यही है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि ये किसी के वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। सरकार का भी यही काम है कि वो वेलफेयर चाहती है। तो गवर्नमेंट इनको कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे सब्सिडीज़ या टैक्स में छूट देना, टैक्स रिबेट जिसे हम बोलते हैं, कंसेशंस देना, या कम रेट पर इनको इंटरेस्ट देना, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट होता है, चार्ज होता है, प्राइस जो होता है, वो कम प्राइस पर इनको पावर सप्लाई करना। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट किसको देती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्लस पॉइंट हुआ। लास्ट में ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यानी कि कोई भी रिलीजन या कास्ट या कोई भी जेंडर या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या किसी भी क्लास का पर्सन यहाँ पर मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता है कि आपको मेंबर बनना है, ना ही किसी के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको एक सोसाइटी छोड़नी है। तो यहाँ पर वॉलंटरी एसोसिएशन होता है ना, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारे थे इसके मेरिट्स। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द डीमेरिट्स। देखो, लिमिटेड कैपिटल होता है। लिमिटेड कैपिटल में दो पॉइंट है, क्यों हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। कोई तो कारण रहता होगा। दो कारण है बच्चे, दो। एक तो देखो, जो लोग थोड़ा पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इतने अमीर नहीं होते, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। पहली बात, क्योंकि गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं लगाने के लिए, तो जो कुछ होता है वो थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो एक तो इस कारण से लिमिटेड कैपिटल है। दूसरा, जो थोड़े बहुत पैसे वाले भी होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, अगर वो थोड़े ज़्यादा पैसे वाले भी हैं तब भी वो सोचते हैं यार जिसने 10 शेयर खरीदे उसके पास भी एक वोट है, और जिसने 10 लाख शेयर खरीदे उसके पास भी एक वोट है। तो ज़्यादा पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है? जब भी एक वोट मिलना है तब भी एक वोट मिलना है, तो इससे अच्छा कम ही पैसे लगाओ। तो लोगों में ये भी थोड़ा उनकी मेंटेलिटी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर कैपिटल कैसी होती है बच्चे? लिमिटेड कैपिटल होती है। तो ये एक डिमेरिट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की कि उसको लिमिटेड कैपिटल में ही काम चलाना पड़ता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट तो होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, कम कॉस्ट पर काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन इनएफिशिएंट उसका कम उल्टा हो जाता है। कैसे भैया? मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। कौन करती है? मैनेजिंग कमेटी। अब मैनेजिंग कमेटी कोई एक्सपर्ट नहीं होती या दूसरी दुनिया से नहीं आती है। मैनेजिंग कमेटी क्या होता है कि मेंबर्स में से ही किसी 2, 3, 4 लोगों को चुन लिया जाता है कि आप मैनेज करोगे।
मैनेज करने के लिए लोगों का एक्सपर्ट होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी है कि किसको कितने ज़्यादा वोट मिलेंगे। जैसे इलेक्शन जीतने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं देखते ना, वैसे ही यहाँ पर भी जो मेंबर इलेक्शन में खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं तो वही मैनेजिंग कमेटी में आते हैं। मैनेजिंग कमेटी में लोग इलेक्शन लड़कर और जीत कर आते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो व्यक्ति हमने इलेक्शन में जिता दिया वो कोई एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है यहाँ पर कि कई बार गलत लोग भी चुन कर आ जाते हैं जो संभाल नहीं पाते कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शंस को या ऑपरेशंस को। दूसरा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती टू पे हायर सैलरी टू द एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल मैनेजर्स। प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर पैसे की पहले ही बहुत कमी है, और जो प्रोफेशनल मैनेजर्स आएंगे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, उसको पे करना ये अफोर्ड नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट थोड़ा हल्का ही रहता है, यानी कि इनएफिशिएंट। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि हम सीक्रेट्स यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेंबर्स लाखों की संख्या में भी होते हैं, कई बार हज़ारों की संख्या में, मतलब मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और मीटिंग में हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सारे सीक्रेट, सारे राज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, जो भी उसके टैक्स हैं या जो भी उसके सीक्रेट्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कहाँ? मीटिंग में। किसकी मीटिंग में? मेंबर्स की। तो जब सारे मेंबर्स मिलते हैं वो हर एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं और मेंबर्स की संख्या यानी कि उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके सीक्रेट्स फिर सीक्रेट्स नहीं रहते। एक्सेसिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कि उनको कंसेशन दे दिया, रिबेट इन टैक्सेस या बिल्कुल ही टैक्स माफ़ कर दिया, पावर सप्लाई उनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दे दी, लोअर इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करवा दिया, उनको ज़मीन फ्री में दे दी या कम कीमत पर दे दी। तो जब गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करती है तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि मैंने जिसे इतने सारे बेनिफिट्स दिए हैं, क्या वो उन बेनिफिट्स को सही से इस्तेमाल कर रहा है, सही जगह पर उनका काम हो रहा है? तो गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना देती है, वो इनको फिर एक्सेप्ट करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। एक गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपके जो अकाउंट्स हैं ना उनका मैं ऑडिट करवाऊंगी, देखूंगी कि जो आपने फ़ायदा मेरे से लिया है सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं आपने कोई घोटाला तो नहीं किया है, स्कैम तो नहीं किया है। तो इनका ऑडिट भी होता है अकाउंट्स का, ऑडिटर से इनको जो भी अकाउंट्स है उनको ऑडिट करवाना पड़ता है और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जमा करानी पड़ती है। तो एक्सेसिव कंट्रोल है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मेंबर्स के बीच में। कैसे? कि जब मान लो एक ही टॉपिक पर, एक ही किसी एजेंडे पर अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग राय हो, यानी कि डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम टॉपिक, तो भैया फिर तो गड़बड़ होती है। ठीक है, एक मेंबर को लगता है यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, मेरी बात को तो दबा दिया जाता है, या जो मैं सजेशन देता हूँ उसको कभी कोई मानता ही नहीं है, अपनी अपनी चलाते। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा कर देती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो डिफरेंट ओपिनियन में समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। या कई बार हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनको लगता है कि मेरे इंटरेस्ट की बात तो हो ही नहीं रही है, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो इस तरीके की जो भावना अगर मेंबर्स के अंदर आ जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाती है। तो ये थे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।